Good afternoon, everyone. So I think we have already informed that tomorrow you will have quiz and syllabus is already shared for the same. So now some numericals are still left. So just go through the numericals. ठीक है ना? Concept we have already discussed for all the numericals. ठीक है ना? So जो कुछ numericals pending है, we will discuss the same in today's lecture. ठीक है? उसके बाद जो हम आगे का forward topics है वो देखेंगे. गर्व आई थिंक हमने यहाँ से स्टार्ट था ना 7 लीफ में. यस सर, हमें यही करना था अभी. ओगिव कर्व हम आई थिंक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे ना, CF और ये CRF है ना, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने देख लिए थे ना. सो वी वर ऑन द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले. आई थिंक ये पार्ट डिस्कशन हो गया था. सो ध्यान रखना कि भाई जो हमारी फर्स्ट डिजिट है जो हायर बिट की वो हमेशा स्टेम रहती है और जो लोअर जो बिट रहती है वो हमेशा लीफ का काम करती है. ये डिपेंड करता है डेटा सेट पर, ध्यान रखना. सो अभी तक आप लोगों ने देखा है कि अगर डेटा जो है नॉर्मली एक यूनिफॉर्म होता है. सपोज 2 बिट्स है तो 2 बिट डेटा रहेगा, ठीक है. 3 बिट है तो 3 बिट रहेगा. वी हैव सीन द सच काइंड ऑफ डेटा, बट समटाइम यू कैन आल्सो फाइंड द डेटा विच आर हैविंग द लाइक नॉन यूनिफॉर्म बिट डेटा. समथिंग लाइक कुछ डेटा 3 बिट का है, कुछ डेटा 4 बिट का है. फॉर एग्जाम्पल 989 हो गया एंड 1100 हो गया. इस काइंड ऑफ डेटा भी इट कैन बी ऑल्सो देयर. सो उस केसेस में भी हम लोग कैसे करते हैं वो आप लोग थोड़ा आगे देखेंगे. ठीक है ना? क्लियर है? इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो कि स्टेम और लीफ कैसा है. अगर ऐसा है तो जो टेंस वाला प्लेस होता है वो आपका स्टेम होता है, वंस वाला जो प्लेस होता है वो लीफ होता है. अगर हंड्रेड्स है सो जो हंड्रेड्स प्लेस पे जो डिजिट है वो स्टेम होगी, और जो ये टेंस और जो वंस डिजिट होती है आपका लीफ का काम करती है. तो इस तरीके से ये चलता रहता है. ठीक है ना? आई थिंक ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था. यस, वी नीड टू सी दिस न्यूमेरिकल कि नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन देयर. ठीक है, एक बार इन चीज़ों को मैं दोबारा से बता देता हूँ. तो ध्यान रखना कंसेप्ट होता है कि भाई डर्टी वैल्यू क्या होती है. सो ध्यान रखना जिस स्टेम में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज होती है उसको हम डर्टी वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, डर्टी वैल्यू इसलिए होती है कि भाई वो कहीं ना कहीं डेटा को मतलब यूनिफॉर्म नहीं कर रही होती. ठीक है ना? सो दैट इज वाई दिस कंसेप्ट केम एज द डर्टी वैल्यू. और कहीं कहीं हम इसको आउटलायर भी बोलते हैं. ठीक है ना? आउटलायर्स मीन्स डर्टी वैल्यू. ठीक है. सो सबसे पहले है पी के वैल्यू रेंज. तो न्यूमेरिकल इज द सेम. ठीक है, आपको बता सकता है पी के वैल्यू रेंज जो है मैंने 71 से 79 ही क्यों लिखा है इस डेटा के अकॉर्डिंग. यस. सो देखना अगर आप ये मैंने स्टेम और लीफ बनाया उसको ऑर्डर वे में किया है. सो ध्यान रखना जो एक मेरा स्टेम है 7 वाला स्टेम ऐसा है जिसमें मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सबसे ज़्यादा है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द पीक वैल्यू. और इसकी रेंज क्या है? सो इसकी स्टार्टिंग हो रही है 71 से और कहाँ तक जा रहा है 79 तक. तो क्लियर है पीक वैल्यू रेंज कैसे 71 से 79 हुई? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज रिप्लाई. यस सर, इट इज क्लियर. भाई ये स्लाइड शेयर हो रहा है ना प्रॉपर्ली? ऐसा तो नहीं है बस वैसे ही देख रहे हो? यस सर, शेयर हो रहा है प्रॉपर्ली. यस. अब एनालिसिस डेटा की बात करते हैं. देखो एनालिसिस डेटा से करने से पहले आप समझिए कि आपकी क्या है. एनालिसिस डेटा वो होता है, देखो होल डेटा तो आपको पता है. होल डेटा का मतलब है डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ. तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई स्टेम 50 से, एंडिंग कहाँ पर हुई 98 पे. ठीक है, तो होल डेटा कहाँ पर हो गया जो रेंज उसकी 50 से लेकर 98 तक. ठीक है, आपको बता सकता है इसमें सबसे इसमें आपकी डर्टी वैल्यू कौन सी हो सकती है? कैन आइडेंटिफाई डर्टी वैल्यू कौन सी होगी गर्व इसमें इस डेटा में जो मैंने अभी प्रोजेक्ट कर रखा है? भाई डर्टी वैल्यू का मतलब है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी जिस स्टेप में उसको मैं डर्टी वैल्यू बोलता हूं. 5. सो अगर मैं डर्टी वैल्यू को हटा दूं यानी आई हैव रिमूव दिस 5 वाला डेटा, तो मेरा एनालिसिस डेटा कौन सा बचेगा आफ्टर रिमूविंग द डर्टी वैल्यू? सो एनालिसिस डेटा कहाँ से होगा 6 से लेके 9 तक. तो 6 से स्टार्टिंग रेंज क्या है 61 और लास्ट क्या है 98. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन द एनालिसिस डेटा विल फ्रॉम द 61 टू 98. क्लियर है? यस, प्लीज सी एनालिसिस डेटा. यस सर. अब आता है होल डेटा. होल डेटा ऑलरेडी आपको बता दिया 50 से 98. अब आता है आउटलायर भी मतलब डर्टी वैल्यू. ठीक है, सिमेट्री इसको सेंटर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे इस डेटा को तो देखना कि ये सेंटर्ड आएगा. देख सेंटर्ड कैसे? देखो 7 पे ज़्यादा पीक वैल्यू है, बाकी फिर ये ज्वाइन हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज अ सेंटर्ड. अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे देन यू विल कम टू नो दैट इज अ स्टैंडर्ड काइंड ऑफ अप्रोच. ठीक है, अब डेंस आउटलायर क्या है? सो ध्यान रखना डेंस आउटलायर कुछ नहीं होता, जो आपके जो एनालिसिस डेटा है उसकी जो कॉर्नर वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग डेंस आउटलायर बोलते हैं. यानी 61 ये हो गया और 98 ये हो गया. ठीक है ना? और यू कैन से द एनालिसिस डेटा. क्लियर है? यस. ये जो 5 वैल्यूज मैंने आपको समझाई है इनके मतलब क्लियर है ना? पीक वैल्यू रेंज
आई थिंक कल को हम यहीं पर आके स्टक हो गए थे। यस सर, ये क्लियर कहीं है। पर ये मेंशन नहीं है, कहीं कहीं पर ड्रिल में मेंशन है। सो स्टैम एंड लीफ मैंने आपको बता दी था, बट इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके साथ लाई कर दी हैं। सो दीज आर दिस थिंग। अब एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, रिप्रेजेंट स्टैम एंड लीफ डिस्प्ले फॉर द गिवन डेटा। ये कुछ डेटा है, सो देख लीजिए स्टैम 1 पे ये डेटा आया, ठीक है। अब इसको अरेंज करना था, 0 नॉर्मल था, हाईएस्ट 8 था, तो बीच में 7 भी आता, तो 7 को मैंने इसको कर दिया, ठीक है। तो ये आपको रीअरेंज हो गया। अब ध्यान रखना, खाली इस क्वेश्चन में पूछा गया था स्टैम एंड लीफ डिस्प्ले, बट कहीं भी ग्रुपिंग की बात नहीं की थी। बट ध्यान रखना, कंसेप्ट होता है हम डेटा को ग्रुपिंग भी करते हैं, ठीक है ना। सो ग्रुपिंग के लिए कंसेप्ट आता है कि भाई किस तरीके से ग्रुप किया जाए। तो कोई देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया 3, 6, 8, 10, 12, 14, 17, ठीक है ना। सो ग्रुपिंग नॉर्मली देखो यहाँ पर इसने 3 3 के पेयर में कर दिया, 0 से 2 कर दिया, 3 टू सॉरी देखो 0 से लेके 8 तक है, इसका मतलब है 9 वो है आपके पास स्टैम। सो इसने 3 भाग में डिवाइड किया और 3 3 का कर दिया। यस, एक बार होल्ड करना प्लीज़। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस यस, देखो इसने ग्रुपिंग कैसे की है, लाइक आई एम हैविंग स्टैम जो है मेरे 0 नॉर्मल था और 8 वाला हाईएस्ट था, तो मैंने 7 को एक डमी डाला, तो मेरे पास 9 आ गए। सो 9 को इसने कैसे किया है भाई, नॉर्मली क्या किया है इसने, नॉर्मल डिवाइड कर दिया है। सो लाइक 3 3 के पेयर में, 0 से 2, 3 to 5, 6 to 8। सो ध्यान रखना, ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट नहीं है, बट सम बुक्स देयर इज अ वन फार्मूला मेंशन फॉर द सेम। इस फार्मूले का नाम क्या था, आई डोंट नो, जस्ट लेट मी चेक फॉर द फार्मूलाज। फार्मूला था, आई डोंट नो दैट फार्मूला नेम्स। यस ये है, ये देखो। यस ये आपका एक सर्च फार्मूला होता है, ये क्या करता है, क्लास विथ को निकालता है और ऑफ रैंडम डेटा की, ठीक है ना। सो कैसे निकालता है, देखो ये क्या करता है, ये जो फार्मूला है डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्लासेस पे, और फिर क्या कर देता है, फॉर एग्जांपल जैसे इसने डेटा दिया, तो इसने क्या किया, ये 30 वैल्यू थी, इसने बताया कि भाई क्लास की जो है वो क्या होगी, ठीक है। जैसे इसने निकाला वो निकाल दिया। अब देखो यहाँ से इस डेटा पे इसने फार्मूला क्या लगाया, 1.3.3 लॉग, ये आपका वो रहता है, log 10 पे n रहता है, और प्लस क्या किया इसने, ये निकाला भाई नंबर ऑफ क्लासेस इतनी होगी। अब क्या होगा, अब आपको निकालना पड़ेगा भाई क्लास की विड्थ क्या रहेगी, ठीक है ना। ACW का मतलब क्या है यहाँ पे, यस कि मतलब क्लास की विड्थ, और क्या होगा उसका फॉर्मूला, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू और नंबर ऑफ क्लासेस। और नंबर ऑफ क्लासेस कहाँ से निकलती है, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, इस सर्च फार्मूला से। सो दिस इज द एनालॉजी। 1.30 वैल्यू से ये निकाला तो 5.87 आई, यानी 5 ले लिया इसने लोअर वैल्यू को, ठीक है। अब नंबर ऑफ वो विथ कैसे निकाली इसने, नंबर ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करा, यानी 4.8 आया। तो अगर आपको डिस्क्रीट से लेना होगा तो आप ऐसे लेंगे भाई, 4 की विथ से, सपोज स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5 है, सो 5 to 9 हो गया, 9 to 13 हो गया। और जब आपको कंटिन्यूस लेना होगा तो आप ऐसे कर लेंगे इसको, 3.5 to 5.5। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब यानी ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 4.5 to 5 वैल्यूज में और ऐड कर दीजिए, यानी आई थिंक 9.5। इस तरीके से काम करेगा ये, ठीक है ना। हेलो भाई, देखो अगर यस नॉर्मली सर। चलेगा तो 5 to 9 4 4 का उस पर चलेगा, यानी इसकी देखो जो वैल्यू 4.8 आई है, इसका मतलब अगर डिस्क्रीट पे काम करोगे तो 4 लेना है, जो वो है आपका मार्जिन,
अगर उस पर काम कर रहे हो कंटिन्यूस तो 5 लेना है। तो डिस्क्रीट के केस में इस डेटा पे देखो लोएस्ट वैल्यू 5 थी, तो 5 से स्टार्ट किया, 5 से 9 हो गया, 4 आया, क्योंकि फिर इससे नेक्स्ट वैल्यू 10 to 14 हो गया इस तरीके से। और यही अगर कंटिन्यूस होगा सो 4.5 to 9.5 समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉर्मूला कैसे निकालते हैं भाई, नंबर ऑफ कितने विथ रहेगी और क्या रहेगा, ठीक है ना। अब ऐसे इसी फॉर्मूले पे कहाँ पे 25 पे था, उसी पे आ जाओ जो हमारा स्टार्टिंग था। तो देख लो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे भाई, 1 2 4 6 8 10 12 14 16 17। घर निकाल के देखना 1 प्लस log 17 बेस 10 कितनी वैल्यू आएगी। सर log 10 17 लेना ना। हाँ ओके सर। देख लेना जस्टिफाई कर रहा नहीं कर रहा। इसे 1.23 आ रही है log 17। तो ठीक है, सो अब 1.23 प्लस 1 कर दो 2.23 आ गई, ठीक है ना। यस सर। इसका मतलब क्या है कि भाई जो नंबर ऑफ क्लासेस जो बनेंगी आपकी कितनी बनेगी 2.23 के अकॉर्डिंग, यानी इसने जो नंबर ऑफ क्लास जो बनेगी इसने क्या कर दिया, 3 3 के पेयर में ग्रुप बना दिया है, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्लासेस के अकॉर्डिंग, यानी नंबर ऑफ क्लासेस यानी ग्रुप हो गए। अब चाहे अगर आप विथ का निकालना हो कि विथ कितनी रहेगी भाई, एक उसमें कितने रहने चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट देख लो यहाँ पे और लोएस्ट देख लो, और कितना है भाई यहाँ पे लोएस्ट कितना है, आई थिंक 6 से कितना है, 6 आपका लोएस्ट हो गया, हाईएस्ट कितना है 86 माइनस 6, और ये डिवाइड कर दो इससे। सो नहीं यार कुछ गड़बड़ नहीं आ रही, 86 माइनस 6 है ना, 80 हो गया, और डिवाइड में किससे होगा यार, इससे निकालेंगे तो 2 से होगा 40। अरे कुछ गड़बड़ी आ रही है इस फॉर्मूले में ना। यस सर वही। चलो देखते हैं एक बार, बट बेसिकली यूज़ किया जाता है, आई डोंट नो इन्होंने शायद इस डेटा पे हो सकता है अप्लाई ना किया हो, ठीक है ना। बट नंबर ऑफ क्लासेस तो वेरीफाई हो रहा है, बट हाँ जो क्लास की जो विथ है ना वो वेरीफाई नहीं हो रही है ना। यस सर। एक बार दोबारा देखना 25 पे सॉरी, वैसे निकाला कैसे, लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी इसके डेटा में, 29 थी क्या लार्जेस्ट वैल्यू। सर यहाँ पे कैसे 29 ही लिखा है। 29 बात इसका यूनिफॉर्म डेटा हो गया ना सर इस वजह। 5 सर 5 इन्होंने स्मॉलेस्ट वैल्यू या फिर ओके सर 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली है। अच्छा अरे नहीं नहीं भाई एक कुछ और भी था इसमें, रुको ये जैसे यहाँ से 5 निकाला है। अरे हाँ 3.3, अच्छा हाँ पहली बात सुनो, कुछ फॉर्मूला गलत लगा दिया हमने। 3.3 इंटू 1 पॉइंट कितना आया था तुम्हारा, लॉग 17 की वैल्यू कितनी आई थी भाई। 1.23 आई थी सर 1.23 into 3। अभी रुको करते हैं। तो 3.69 4.69 हो गया सर टोटल। मैं वही कह रहा हूँ कुछ ना कोई बड़ी हो सकता है हम लोगों ने भी की हो। देखो 1.23 आई थी उसकी वैल्यू है, 1.23 इंटू 3.3 4.059, फिर इजिकल टू प्लस 1 कर दिया, यानी 5 आ गया इसकी वैल्यू, ठीक है। सो 5 से डिवाइड किया, ठीक है। अब वो क्या आएगा 86 माइनस 6 है ना, यानी 80, और 5 से डिवाइड किया तब भी कितना आ रहा है भाई, 80 को अगर आप 5 से भी डिवाइड करोगे ना यार, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्लासेस फिर 5 हो गए। सर उन्होंने हेलो, फ्लोर वैल्यू ली है सर, हम भी 5 लेंगे तो सर तो इस पे 5 लेंगे लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस 5 का ही हमारी। जैसे कुछ ज्यादा ही आ गया तो कुछ गलत अब लग मुझे रहा लग है। रहा है ये विथ जस्टिफाई कर रहा है कि मुझे हो सकता है कि न्यूमेरिकल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। इसमें 16 आ रही है, बात है हमारा नॉन यूनिफॉर्म डेटा है ना, इनका जो डेटा है वो यूनिफॉर्म है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म डेटा है ना भाई, देखो ना मार्जिन कितना आ रहा है। चलो देखते एक बार, बैठा दिस इज द फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल आता है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है ना। इसका टारगेट कितना बताने का, इस न्यूमेरिकल पे था ना, यस ग्रुपिंग, ठीक है। इस इसमें एक बार देख लीजिए, ठीक है ना, यस यहाँ तक यस क्लियर है। सर। सो देखो रिफाइनमेंट क्या होता है, रिफाइनमेंट तब यूज़ होता है जब हमारे पास सेम वैल्यू रिपीट होती है, जैसे सपोज करो 12 12 2 बार आ गया, 14 देखो 3 बार आ गया, ठीक है, 18 3 बार आ गया, 19 2 बार आ गया, उस केस में कंसेप्ट आता है रिफाइंड स्टेम एंड लीफ।
इसमें क्या करते हैं, जहाँ पर हमको रिफाइनमेंट करना होता है ना, हम क्या देखते हैं, डिजिट के बीच का डिफरेंस देखते हैं और वहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना है, जो ब्रेक करते हैं सारा का सारा आपके ऊपर करता है कि आप किस कंसेप्ट पे किस डिफरेंस को लार्ज मान रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, उस वाली स्टैम्प को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लोअर में और एक हायर में। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, तो नॉर्मली डिवाइड वहीं पर होता है जहाँ पर वैल्यूज ज़्यादा लगती है ना और रिपीटिशन होती है, नॉर्मली हम लोग वहीं पर डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पर रिपीटिशन नहीं होती है वहाँ पर हम लोग डिवाइड भी नहीं करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल केस में। तो जैसे 6 9 पर आए, यहाँ पर रिपीटिशन नहीं है, ठीक है, सो डिवाइड नहीं किया हमने तो हाई ले दिया इसको, ठीक है ना भाई, 0H लिख दिया, ठीक है। अब आए 1 पे, तो 1 पे देखो कितनी ज़्यादा रिपीटिशन है। अब ध्यान रखना, हम लोग इसको ब्रेक वहाँ पे करेंगे जहाँ पर जो डिफरेंस है ज़्यादा लार्ज मिलेगा, ठीक है। सो 2 2 4 4 5 6, तो हमें लगा कि भाई वो जो मिडिल पॉइंट भी होना चाहिए। देखो ऐसा सच कोई रूल्स नहीं है डिवाइड करने के, प्लीज़ रिमेंबर दिस चीज़, देर आर नो फिक्स रूल फॉर रिफाइंड स्टैम्प, ठीक है ना। सो जस्ट एक ये इंट्यूशन है, तो कैसे किया कि भाई मुझे ब्रेक में बीच में चाहिए तो फिर मैं डिफरेंस देखा। सो जो मेरा मिडिल है वो 5 6 के आसपास आ सकता है, बट 5 6 में डिफरेंस बहुत कम है, तो मुझे डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा मिला, 6 और 8 के बीच में। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, 6 और 8 के बीच में डिफरेंस 2 है और यहाँ पर आपका जो डिवीजन है वो भी थोड़ा इक्वल सा लग रहा है, सो दैट इज वाई आई हैव ब्रेक इट हियर। सो जो 1 जो मेरा स्टैम है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लोअर पे और एक हायर पे। लोअर पे क्या रहा है, जो स्टार्टिंग वाले जो लीफ थे वो लोअर पे रहे, और हायर पे क्या रहा है, जो बाद वाले लीफ थे वो आपके हायर हुआ है। बाइफर्केशन क्लियर है, यहाँ से देखिए प्लीज, इज दिस बाइफर्केशन इज क्लियर? Yes sir, it is clear. यस। अब क्या हुआ, 2 पे आ गए, 2 पे देखो भाई 2 पे भी रिपीटिशन था, ठीक है। सो अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, तो कैसे करेंगे, मिडिल क्या लगा, 2 के आसपास मिडिल लग रहा है, बट उससे पहले कर नहीं सकते, तो उसने क्या किया, 3 और 8 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा लगा तो उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। सो 3 ये 2 का लोअर जो 3 तक का हो गया वो लोअर पे आ गया, और जो हायर था वो 8 9 पे आ गया, ठीक है। अब 3 पे भी रिपीटिशन है, इसने 3 को भी ब्रेक किया और लोअर एच निकाल दिया, ठीक है ना। अब कोई बोले कि यहाँ पर डर्टी वैल्यूज़ क्या है, डर्टी वैल्यूज़ क्या बताई थी मैंने आपको घर, कि जिनकी जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कम होती है, जिनकी जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा कम अक्यूरेट होता है, उनको हम डर्टी वैल्यूज़ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखना 0 के हायर पे 6 9 है, यानी खाली 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, और 3 के हायर पे 1 वैल्यूज़ आ रही है, तो इनको आप डर्टी वैल्यूज़ बोल सकते हैं। हालांकि इस कंसेप्ट पे भी डाउट है, रीज़न ये है कि अगर आप इसको एक ही एंटिटी मान रहे हैं तो डर्टी वैल्यूज़ हमेशा हम लोग एक ही लेते हैं नॉर्मली। तो जो 7 वाली जो एंट्री है वो डर्टी वैल्यूज़ होनी चाहिए थी, बट रीज़न ये है कि जो 7 जो बाइफर्केशन की वजह से है, दैट इज़ वाई इट हैज़ रिटन ऑल द वैल्यूज़। सो 0 वाली भी लिखी है इसने, और ये एच वाली भी लिखी है, इसको डर्टी वैल्यूज इसने बोला है, ठीक है। जस्ट प्लीज सी, नॉर्मली डर्टी सर वैल्यू। सर हेलो, डर्टी वैल्यू सर वो ही ना सर जिसमें मतलब सबसे कम एलिमेंट्स होते हैं। तो सर हाँ, बस 3H नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0H क्यों आया? अरे भाई ऊपर वाली में देखो ना 2 एलिमेंट है, इसीलिए वो कोर में है ना। वैसे कायदे से आपका 7 वाला ही है डर्टी वैल्यूज, अगर आप नॉर्मली देखें ना, अगर ये रिफाइनमेंट वाला प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा होता, उस केस में आपका जो 3 वाला एच वाला वही होता। लेकिन जो 3H का जो रिजल्ट है, ध्यान रखना ये अकेला नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में तो हमने रिफाइन किया है ना, ये एक्चुअल में जो 3 वाली स्टेम की वैल्यू है तो लेंथ 4 है। हेलो, यस सर। सो दैट इज वाई इसने दोनों लिखा है, बट क्या है कि अब समझ रहे हो ना, ये चीज़ें इंट्यूशन में बेस्ड है, सो वी कैन हैव द मल्टीपल आंसर्स हियर, अनटिल और अनलेस आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे, वी कैन हैव मल्टीपल आंसर, ठीक है ना, ओके सर। है ना। सो न्यूमेरिकल क्लियर है जो इसने सोल्यूशन दिया है। सर ये Yes. ब्रेक कैसे किया, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? बेटा ब्रेक जो है इंट्यूशन से किया है, पहली बात ये ब्रेक वहाँ पर करना जहाँ पर वैल्यूज रिपीटेड दिखे, जो लीफ का पार्ट बार बार रिपीटेड दिखेगा ना, इस टाइम तो कॉमन होता ही है भाई, किसी भी एक उसके अंदर अगर आपको जो वो है लीफ है अगर रिपीटेड दिख रही है, वहाँ पर आपको ब्रेक करना होता है। इसकी नीड क्या होता है, जब डेटा रिपीट होता है, सो देखो 2 2 4 4 4 रिपीटेशन दिख रहा है ना, इसका मतलब है 1 को ब्रेक करना है। ब्रेक कहाँ पे कहाँ करते हैं, नॉर्मली मिडिल पॉइंट पे करते हैं, और मिडिल पॉइंट पे प्लस वहाँ पे करते हैं यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो अगर आप 1 का मिडिल पॉइंट देखेंगे 5 6 के आसपास आएगा, बट डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस ज़्यादा कहाँ पर मिला, 6 और 8 के बीच में। सो दैट इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो 6 को चूज़ किया गया है, और 6 के बाद को ब्रेक कर दिया गया, ठीक है। 2 के लिए आओगे तो 2 के लिए मिडिल पॉइंट जो है 2 वाला दिखेगा, बट डिफरेंस जो है कहाँ पर ज़्यादा मिला, 3 और 8 के बीच में, दैट इज़ वाई यहाँ पर ब्रेक किया है। नॉर्मली कंडीशन दोनों होती हैं, जहाँ पर डिफरेंसेस ज़्यादा मिले और जहाँ पर मिडिल भी लाई करे। अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि सर 6 और 8 के बीच में ब्रेक किया है, आप तो 2 और 4 के बीच में भी कर सकते थे, है ना। तो थोड़ा बहुत एक मिडिल पॉइंट का भी आइडिया लेना होता है। इज इट क्लियर? यस सर, इट्स क्लियर। अब दूसरा देखो, ये आई थिंक न्यूमेरिकली सही से क्लियर नहीं है, सो वी कांट सॉल्व इट। यस, ये डेटा देखिए, ये अच्छा है, इसमें ध्यान रखना नॉन यूनिफॉर्म डिजिट के ऊपर न्यूमेरिकल है। कैसे, देखो भाई 7 8 1 3 डिजिट है और यहाँ पर क्या 11 45, तो इसमें ध्यान रखना सिंपल स्टेम एंड लीफ,
तो कैसे गया है देखो 7 8 9। सो ध्यान रखना जहाँ पर मेरी जो बिट है वो 4 बिट हो गया ना, वहाँ पर ध्यान रखना लीफ का साइज यहाँ पर फिक्स रहा है। लीफ यानी 2 डिजिट की है, स्टैम्प का साइज वेरी किया है। प्लीज सी दिस पॉइंट, लीफ साइज हैज बीन फिक्स्ड बट स्टैम्प साइज इज वेरिंग। प्लीज सी दिस न्यूमेरिकल। सर लीफ का साइज हमेशा फिक्स्ड रहेगा, अगर यहाँ पर कोई 5 डिजिट का नंबर भी होता तब भी लीफ साइज हमेशा 2 ही रहता। हाँ, ओके वरना सर। बेटा जो आपका ब्रेकिंग है वो क्लियर नहीं रहता। यस सर। नॉर्मल केस में जो है ना डेटा ना यूनिफॉर्म डिजिट का होता है। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन वाले चले गए हैं क्वेश्चन। अगर कुछ क्लियर भी नहीं है ना तो आप लिख सकते हैं कि आई एम एज्यूमिंग दिस। बाद में यहाँ पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हो ना, सो दिस काइंड ऑफ जो ये इन्होंने किया है ना ऐसे कोई बुक्स में अगर आप सर्च करेंगे यू विल नॉट फाइंड। ये थोड़ा हाइपोथेटिकल टाइप के क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? नॉर्मल यस सर। क्वेश्चंस वो जो मैंने आपको करवाया था वहाँ पे देखा ना यूनिफॉर्म मिला था नंबर ऑफ डिजिट, बट ये नंबर ऑफ डिजिट आर नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, यस सर। ओके। तो देखो इसने क्या किया भाई, जहाँ पर 4 था वहाँ पर इन्होंने 2 को ले लिया। तो नॉर्मली ये कर दोगे। अब मैं बोलूँ पीक वैल्यू क्या है, तो पीक वैल्यू आप निकाल लोगे। यस, पीक वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा लंबा वो स्टैम्प किसका बनना है, 8 वाले का। तो उसने क्या किया, स्टार्टिंग और एंड वैल्यू को इसने बोल दिया दिस इज द पीक वैल्यू रेंज। सो 800 से 857, ठीक है। अब इसने क्या किया है, ग्रुपिंग बनाई है, ग्रुपिंग 3 की ग्रुपिंग बनाई है। सो 7 8 9 और 10 to 12 बन गई ग्रुपिंग। ध्यान रखना जो सेपरेशन है ना वो हमेशा स्टार से किया जाता है, ठीक है ना भाई। जैसे 7 के एलिमेंट्स खत्म होगा तो स्टार लगा दिया, 8 में इतने एलिमेंट खत्म हुए स्टार लगा दिया। क्लियर है ना, मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पे। यस सर। सर फिर ग्रुपिंग हम ऐसे ही करें, मतलब वो जो क्लास विथ वाला फॉर्मूला था बिना इसको यूज करें। एक बार मैं दोबारा से वेरीफाई कर लूंगा एडमिन के नोट्स हमसे कंटेंट। पर अगर यस सर। न्यूमेरिकल दिया गया भाई ऐसा न्यूमेरिकल है इसकी ये निकाली वो निकाली तो आप उससे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तक जिसके अकॉर्डिंग ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं भाई, जैसे 6 ग्रुप है तो कैसे करेंगे, तुमने 2 बना दिए। अब देखना इसमें कैसे क्या ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा है क्या, जरा देखना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 16। सो 16 लॉग टर्म निकालना कितना आ रहा है, आई थिंक इसमें भी वेरीफाई नहीं हो पाएगा वो यस यार, सर। फॉर्मूला यहाँ भी काम नहीं करेगा। हाँ इसे एक बार निकाल के देखिए, 16 निकालूंगा सर, वही होगी बात, तो वही बढ़ तो जाएगी नहीं होगा, 1 वहाँ पर भी 5 ही आएगी ना नंबर ऑफ क्लासेस भाई, समझ रहे हो ना, 5 के आसपास ही आएगी वो भी, या 4 अच्छा। आएगी बट यहाँ पे 4.96। यस सर। हाँ तो 4 आ गई तब भी कहाँ 4 क्लासेस तो है नहीं, 4 ग्रुप ही नहीं है ना। अरे नहीं यार एक मिनट ना 7 8 9 उससे भी वेरीफाई नहीं होगा भाई। अगर मैं बोलूँ ये कह रहा है कि भाई ऐसे 4 क्लासेस ले लो आप, तभी वेरीफाई नहीं होगी, फिर 7 8 9 10 लेना चाहिए था। तो देखते हैं यस सर। हम दोबारा से देख लूँगा ना। यस, अब इसको ये देख लो भाई ब्रेक कैसे किया है, देखो रिपीटिशन लग रहा है क्या भाई। देखो इसने ये डेटा था इसको रिफाइन कैसे किया है, रिपीटिशन कहाँ पर लगा है, यस। अब देखना इसने एक लेवल पर रिफाइन तब भी किया जब डेटा आपका ना ज़्यादा लार्ज हो रहा है। देखो 7 को इसने वो नहीं किया, डेटा सेपरेट था। 8 पे देखो डेटा इसको ज़्यादा पास पास लगा तो इसने क्या करा, उसको जस्ट रिफाइन कर दिया। ध्यान रखना रिफाइनिंग कंसेप्ट तब भी यूज़ होता है जब आपको डेटा जो है किसी रेंज पर ज़्यादा चला जाता है ना, उस केस में भी आप लोग उसको डेटा को रिफाइन कर देते हैं। तो देखो इसने 8 के केस में 8 के केस में इसने डेटा को रिफाइन किया है कैसे, 8 में देखना वैल्यू ज़्यादा थी तो इसने क्या किया डेटा को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और कैसे किया, डिफरेंसेस के बेस पे 38 और 48 के बीच में डिफरेंस ज़्यादा था वहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। आई थिंक सर जो पर इसने सर पर ऐसे हेलो तो 0 और 34 के बीच में सबसे ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। कहाँ पर सर 8 वाले में 0 34 के बीच में 34 का डिफरेंस है, तो मीडियन वहीं पे पॉइंट पे ब्रेक। मीडियन भी देखना पड़ेगा ना, मिडिल कहाँ पे लाई कर रहा है, मिडिल इज एट 38 ना। ओके सर। सर ये मतलब इंट्यूशन से देखना पड़ेगा। यार इंट्यूशन ही एक्चुअली आप देखो ना, ये मतलब ये थोड़े वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मैं ट्राई करूँगा इस वाले न्यूमेरिकल्स के लिए भी कोई एक रेफरेंस जो मटेरियल होता है वो मिल जाए, क्योंकि क्या है कि जो मैम कोर्स काउंटर है वो ये नोट्स फॉलो कर रही हैं भाई, जो गूगल वगैरह पर सब मिला एक्सटर्नल रेफरेंस में मैंने आपको बता दिया, बट शी इज फॉलोइंग दैट, सो दैट इज व्हाई आई एम जस्ट कवरिंग दिस थिंग्स, कि आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने बताया तो कुछ और था कुछ अलग आ गया ना। सो दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड टू कवर दिस थिंग, ठीक है। सो 8 हो गया, अब 9 को देख लो, 3 पॉइंट थे, मिडिल 67 पे होगा, इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे लोअर हाई पे। 10 को भी ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। 11 एज इट इज रहेगा, 2 एलिमेंट है, और 12 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। पीक आप निकाल ही चुके हो, पीक कहाँ पे निकलेगा, यहीं पे निकलेगा। तो बता सकते हो डर्टी वैल्यू क्या होगी, डर्टी वैल्यू अगर सिंगल देनी होगी तो देख लो जिसपे सिंगल वो है। सो आपको पता है ये सिंगल कहाँ पर है 1275 पे, सो इट इज़ योर डर्टी वैल्यू, ठीक है।
सिमेट्री एक बार Yes. देख लेते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड है वो मैंने बताया था, पॉजिटिव स्क्यूड नेगेटिव स्क्यूड ध्यान रखना, एक बार ग्राफ से दोबारा देख लियो, वो उससे देख लेना, सॉरी ग्राफ से, ठीक है। डेंस आउटलायर बोला इसने, कौन सा है तो आपको पता ही है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, 775 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, आउटलायर को हटा दो 1145 तक जाएगा। यस भाई, यू कैन सी दिस करें ना, 1275 आपने हटा दिया तो बचा क्या, 775 और 1145, तो 775 1145। एनालिसिस डेटा भी सेम रहेगा, टोटल डेटा जो है उसमें आपको आउटलायर भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 775 स्टार्टिंग है, एंडिंग 1275 है, तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं, प्लीज से दिस थिंग। यस क्लियर है क्या? Yes, sir, it is clear. अब देखो एक थ्योरम आती है चेबस्की डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, इसका प्रूफ तो आपके सिलेबस में नहीं है। सो थ्योरम देती क्या है, ये लोअर बाउंड देती है ऑफ एरिया अंडर ए कर्व बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, और that are opposite side of the mean and at the same distance from the mean, ठीक है ना। सो ये जो थ्योरम है आपकी एक लोअर बाउंड देती है एक एरिया अंडर द कर्व के 2 पॉइंट्स के। अब ध्यान रखना, इस जो चेबस्की थ्योरम है इसका एक ना मैथमेटिकल इसकी यूटिलिटी है, मतलब एक वैल्यूज को निकालने के लिए। और ये थ्योरम कहती क्या है कि भाई जो कि ए की वैल्यू एक ग्रेटर देन 1 के लिए एटलीस्ट 1 माइनस की 1 माइनस 1/a डेटा वैल्यूज जो है कि भाई के स्टैंडर्ड डेविएशन से उससे लाई करती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये आपका मीन है, म्यू का मतलब मीन है, तो जो अगला पॉइंट होगा वो म्यू प्लस के अल्फा होगा और जो उसके नीचे वाला पॉइंट होगा म्यू माइनस के अल्फा होगा। सो दिस इज द ग्राफिकल मीनिंग ऑफ दिस चेबस्की थ्योरम। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, इस न्यूमेरिकल से देख लीजिए, देखो लिखा हुआ है द एवरेज बीपी, ठीक है। सो ब्लड प्रेशर हो ये 4000 डी है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि भाई ये 4000 जो है आपकी टोटल वुमेन की काउंट है, ठीक है। और कितना आपका जो एवरेज वो निकला है, एवरेज का मतलब ध्यान रखना कि क्या होता है, एवरेज का मतलब मीन होता है, यानी 187 इज योर मीन, यानी बीच में जो अगर आप ग्राफ से लीड करें 187 नीचे आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया, अल्फा की वैल्यू 22 आ गई, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये क्या कह रहा है, यूजिंग ये चेबस्की थ्योरम फाइंड एटलीस्ट परसेंटेज वुमेन इन दिस ग्राफ हैविंग इज बीपी बिटवीन 143 एंड 231। सो ध्यान रखना 143 आपके लेफ्ट साइड आएगा 187 के, और 231 उसके राइट साइड आएगा, क्लियर है। यस, सी दिस ग्राफ एंड ट्राई टू बाय सीइंग दिस ग्राफ ट्राई टू मेक दिस ग्राफ। और ध्यान रखना कि अल्फा ही है, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है अल्फा से ही बोलते हैं ना, अगर या कुछ और साइन होता है, ये अल्फा Yes, लिखा sir, हुआ है, अल्फा यानी yes, स्टैंडर्ड sir, डेविएशन। K alpha. यस, सो अगर ये मीन है, सो इससे जो अगली वैल्यू होगी म्यू प्लस के अल्फा होगी, उससे प्रीवियस वैल्यू म्यू माइनस के अल्फा होगी। तो इसी साइंस को यूज में रखते हुए इस न्यूमेरिकल को एनालाइज कीजिए कि 187 मेंशन किया है, एवरेज है। सो दो पॉइंट्स कौन कौन से 231 है और 143 है, ठीक है। सो अब ध्यान रखना आपको निकालनी क्या वैल्यू है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। सो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करें, अगर सपोज करो मैं लोअर बाउंड को लेके निकालता हूँ, तो वो क्या होगा 187 माइनस 143 इज इक्वल टू के अल्फा, ठीक है ना, कैसे, क्लियर है। यस, सी दिस इक्वेशन भाई 183 में से 187 में से अगर आप 143 हटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, भाई देखो ये जो इक्वेशन है इट इज सेइंग कि म्यू माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 187, ठीक है ना, और ये कह रहा है म्यू प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 231। तो पहले ये क्या कर रहा है 143 को यूज करके निकाला इसने, आप चाहे तो अपर पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 187 माइनस 143 इज इक्वल टू के अल्फा, इस फॉर्मूले से ड्राइव हुआ और के की वैल्यू 2 आ गई, सो के की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, उसकी रेंज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू करोगे, सो इट मींस 75% ऑफ डेटा, तो इसका आंसर क्या होगा। So find at least what percentage women is the group having cyclic BP between 143 and 231. So this is the answer, this 75%. So please once again see this numerical for your reference. So this is Chebsky, ये numerical है आपका। घर ये भी नोट्स किसी ने शेयर किए हैं क्या? No, sir. किसी अदर सेक्शन में शेयर हो तो पता करके बताना, अदरवाइज जितना कंटेंट मैंने कवर कर दिया है ना, वो मैं आज आपके साथ इसी उसकी पीडीएफ को मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है ना, आपका रेफरेंस के लिए।
ध्यान रखना यस जो है भाई रेफर करना, हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल्स में कुछ चीज़ें गड़बड़ी हो सकती हैं, बिकॉज ये प्रीवियस ईयर्स के नोट्स हैं, सो आई डोंट नो हु हैव मेड दिस, सो आई एम जस्ट कवरिंग की सो दैट कि भाई आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स का वेरिएशन ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि समवेयर मैंने भाई जो कंटेंट मिला मैंने वो बता दिया, बट न्यूमेरिकल्स वी हैव नॉट टच सच काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सो दैट इज फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम कवरिंग दिस थिंग, क्लियर है। इस न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं है, अगर चाहें तो आप इसको दूसरे क्वेश्चन से वेरीफाई कर सकते हैं। 187 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 अल्फा लिख दीजिए। एक मिनट सॉरी सर सर ये क्या होगा भाई, रुको रुको मैं बता रहा हूँ इसका क्या होगा। यस क्या लगा रहे हैं, म्यू माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू, अरे मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं लोग, फोन नहीं उठा रहा मतलब, अरे नहीं कब की नहीं, घर में एक बार पुट करके देखना इससे 231 से आंसर आ रहा है कि इसका जब बुखार वगैरह था तो घर वेरीफाई 231 की वैल्यू को लेके के की वैल्यू 2 ही आ रही है ना। यस सर, एक बार लेके देखता हूँ। तो उसमें यूज क्या करना है सर? 231 माइनस 187 करते हैं। एक मिनट रुको, 187 इसमें क्या था भाई, क्वेश्चन दे रखे थे ना एक बार। अच्छा हाँ सांस, हाँ सांस ले देखो ना म्यू माइनस के एल, हाँ एक बार देखना, देखो ये होगा म्यू माइनस के अल्फा इज इक्वल टू 187, ठीक है। उससे के टू ही आ रहा है, 231 लेके माइनस किया तो। है ना, सो इसमें आ जाएगा म्यू प्लस ये 231, यू कैन से हाँ हाँ जी सही है ना। अब दूसरा देखो एम्पेरिकल रूल, सो ध्यान रखना, अब इसके वो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ध्यान रखना है जो एम्पेरिकल रूल है ये आपका चेप्सकी थ्योरम का एक स्पेशल केस है। सो चेप्सकी जो थ्योरम है एप्लीकेबल टू एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को हो सकती है। एम्पेरिकल रूल ये क्या है कि जब आपका खाली बेल शेप कर्व बनता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप होता है तभी आप यूज़ करते हैं, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। So Chepsky theorem is applicable to any kind of distribution, but empirical rule applicable to only specific type of distribution known as bell shaped distribution, जिसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, सो ध्यान रखना जो एम्पेरिकल रूल है वो और मॉडिफाइड वर्जन है आपकी चेप्सकी थ्योरम का, और ज़्यादा सिंपल कर देता है। इसमें क्या कहता है कि भाई अगर आप इसके रिजल्ट क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट कि भाई कि 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाइज विद इन द वन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द मीन, ठीक है। दूसरा क्या रूल है, अगर आपका 2 स्टैंडर्ड डिवीजन है सो 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई विद इन द 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तीसरा क्या है कि 99.7% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई विद इन द 3 स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द मीन, ठीक है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, देखो क्या है, द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल 5000%, ठीक है, इस बेल शेप। तो जहां आपको दिखा है कि बेल शेप है, इसका मतलब क्या लगेगा, एम्पेरिकल रूल लगेगा, ना कि चेप्सकी थ्योरम, ठीक है। बेल शेप, मीन कितना दिया है 40 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 12, सो मीन म्यू 40, ये आपका जो डिवीजन है उसका 12, ठीक है। डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर 16 to 64 ईयर, ठीक है। सो मीन जो आपका था वो 40 था, अब आपका क्या करोगे, 16 इधर है 64 उधर है, ठीक है ना। तो अब आप वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और के की वैल्यू निकाल लेंगे। एक मिनट होल्ड करना।
यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। घर भी न्यूमेरिकल क्लियर है क्या? देखो 40 माइनस के अल्फा से आपने दोबारा वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना, 16 लगा दिया उसको, के की वैल्यू 2 आ गई। सो ध्यान रखना के की वैल्यू जैसे ही 2 आई तो आपको पता था कि भाई जो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि जब के की वैल्यू 2 होती है यानी 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर सीधा आंसर आ गया 95% अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल रूल, ठीक है ना, क्लियर है? यस सर। अब देखो यहाँ पर अगर इसने बेल शेप लिखा है क्या न्यूमेरिकल में, टोटल सैंपल साइज है म्यू है और ये स्टैंडर्ड वो है आपका अल्फा है, ठीक है। सो दोबारा से लगाया के की वैल्यू निकाली। सो अकॉर्डिंग टू देखो अभी इसने दोनों बताया है कि अगर आप उसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1/k²। सो अकॉर्डिंग टू चेबिस्की, अब ध्यान रखना से बेल शेप नहीं लिखा हुआ है, तो कहीं क्वेश्चन में अगर आपको क्लियर ना हो ना कि लगाना क्या है तो चेबिस्की ही लगेगा, बट इस क्वेश्चन में एडवांस किया हुआ है कि इसने फिर भी डाउट के लिए इसने दोनों निकाल दिए कि भाई चेबिस्की का अकॉर्डिंग करोगे तो 88% है, बट अगर आप एम्पेरिकल पर जाएंगे वो 99.7% आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर के की वैल्यू 3 आती है तो 99.7 है। क्लियर है? हेलो? यस सर, इट इज क्लियर। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन ये है, ए लार्ज पॉपुलेशन, ये मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, चेबिस्की थ्योरम, फाइंड एटलीस्ट व्हाट ये फॉल इन द इंटरवल्स म्यू माइनस 8 अल्फा 2.5 अल्फा, ये इस तरीके से। तो जब फर्स्ट केस क्या है, आपको पता है कि के की वैल्यू 2 है तो आपको पता है 75 है, एक एमसीक्यू टाइप का दिया है, ठीक है। के की वैल्यू ये है 2.5 है तो उसने फिर से निकाल दिया होगा उस वाले फॉर्मूले से 1/1 माइनस हो करके, और फिर 3 पे आपने निकाला ये, ठीक है ना। तो इसने पुट करके लगा दिया। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेना, ठीक है ना, क्लियर है? मैं आपको काम कर रहा हूँ इसमें डेटा सेट में जितने वो हैं इंटर क्वार्टर रेंज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है ना। Q1 Q3 माइनस Q1 को इंटर क्वार्टर रेंज बोलते हैं। बस यहीं तक ही है। तो काम करता हूँ मैं 20 पेजेस का आपको जो इसका PDF है वो एक बार जनरेट कर देता हूँ, ठीक है ना, क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बताइए प्लीज़, इफ एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन टुडेस लेक्चर, एक बार बता दीजिए। नो सर, इट इज क्लियर। एक काम करो, लाइन करो, मैं एक बार को ना कंटेंट भी सेंड कर देता हूँ ना, सो दैट की दिक्कत ना हो आप लोगों को, और कल का जो भी अपडेशन होगा क्विज के लिए वो एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यस सर। ध्यान रखना सिर्फ थोड़ा रेफरेंस के लिए यूज करना, ठीक है ना, छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है इस फाइल में, रिमेंबर दिस थिंग एज वेल बिफोर यूजिंग। Have my voice is audible? यस सर, इट इज ऑडिबल। थोड़ा इश्यू आ रहा है, मैं कर नहीं पा रहा, एक बार दोबारा से काम करना कर, मैं आपको फाइल शेयर करता हूँ, देन आप शेयर कर देना, ठीक है। यस तो सर। थैंक यू क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज। अगर कोई दिक्कत होगी विल डिस्कस, ठीक है ना, मैं आपको फाइल सेंड कर देता हूँ। यस थैंक यू सर। क्लास, विल मीट थैंक यू टुमारो, सर। not tomorrow, only on Friday. So I request everyone to leave this meeting.